चीन के वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR प्रोजेक्ट के 10 बरस पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर बीजिंग में समिट बुलाई गई। दुनिया के बड़े बड़े लीडरान पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर है। पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने अरेस्ट वारंट निकाला है। इसी वजह से वो विदेश दौरे पर जाने से बच रहे थे। वो ब्रिक्स के लिए साउथ अफ्रीका नहीं गए, G20 समिट के लिए भारत नहीं आए, लेकिन चीन जाने से गुरेज नहीं किया। अब सवाल ये उठा कि पुतिन के चीन दौरे के मायने क्या हैं। सुनते हैं विद्वानों से। सबसे पहले तो ये याद करना होगा कि ये यूक्रेन में उनके जो विशेष सैन्य अभियान जिसको वो रूस कहता है वो शुरू हुआ, उससे ठीक 3 सप्ताह पहले राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग आए थे और वहां एक दस्तावेज जारी किया गया था साझेदारी का, जिसमें अपनी दोस्ती पर कोई सीमा ना होने का जिक्र किया गया था। और ठीक उसके 3 सप्ताह बाद ये यूक्रेन युद्ध शुरू होता है और लगातार तब से जिस तरह से चीन का जो समर्थन एक तरह से रूस को मिला है और खासकर राष्ट्रपति पुतिन को जिस तरह से समर्थन मिला है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, जो मार्च में एक दौरे में मॉस्को भी गए थे, तो जाहिर है कि ये जो एक तरह से दोस्ती है चीन और रूस की, वो यूक्रेन युद्ध के चलते और भी एक नया स्वरूप उसने लिया है। और कुछ पश्चिमी देश इसको एक नया विश्व युद्ध, एक नया शीत युद्ध कम से कम शुरू होने की उदाहरण मानते हैं इस तरह से। तो अब इस बार जब आपने जैसे देखा कि मार्च के महीने में एक नेदरलैंड में हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसने राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध का अपराधी मानते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। और उसके बाद ऐसा लगातार माना जा रहा था कि वो, क्योंकि 123 देश हैं जो एक रोम संधि है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना है, वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, तो ज्यादातर देशों में राष्ट्रपति पुतिन शायद नहीं जा सकेंगे, ऐसा माना जा रहा था। पर ये भी याद करना होगा कि भारत और चीन दोनों ही रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो क्यों ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति पुतिन भारत के G20 शिखर सम्मेलन में तो नहीं आए, पर आज वो बीजिंग में वहां के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फोरम में शामिल हैं। आप लोगों में जो नए हैं उनको उत्सुकता हो सकती होगी कि ये OBOR क्या बला है। ये चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। शुरुआत 2013 में हुई। जिनपिंग इसे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। इसके जरिए चीन पूरी दुनिया में अपना व्यापार मार्ग बनाना चाहता है। एक दशक में इसका दायरा एशिया से लेकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया और यूरोप तक फैल चुका है। इसके तहत चीन पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। वन बेल्ट वन रोड। आलोचकों के मुताबिक इसके जरिए चीन कमजोर देशों को कर्ज के जाल में झोंक रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पड़ोसी श्रीलंका का था, जहां आए आर्थिक संकट के केंद्र में चीन का डेट ट्रैप था और तब भारत ने श्रीलंका की मदद की थी। हालांकि श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भी बीजिंग गए हैं। इसके अलावा हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान भी पहुंचे। हंगरी EU और नेटो का मेंबर है। ये दोनों ही संगठन युद्ध में रूस के खिलाफ और यूक्रेन के साथ हैं। वे चीन के बढ़ते दखल से भी नाराज रहते हैं, पर डिप्लोमेसी ऐसी ही चीज है, कुछ हाथ सामने होते हैं और कुछ पीछे से किसी और के साथ गिरोहबंदी कर रहे होते हैं। ओरबान के बीजिंग दौरे को किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या चीन और रूस ने पश्चिमी देशों में घुसपैठ करने में या यूरोपियन यूनियन की एकता में दरार डालने में सफलता हासिल की है? 2 चीजें हैं। एक तो ये बात माननी होगी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने काफी हद तक यूरोपीय देशों के साथ भी तालमेल बनाया है। चीन का वहाँ एक 16 देशों का, जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, 16 देशों के साथ एक लगातार शिखर सम्मेलन होता है। उनका तालमेल बहुत अच्छा है। पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ, खासकर जो G7 देश जिनको मानते हैं, उसमें इटली शामिल हुआ था कुछ हद तक। अब बातचीत हो रही कि शायद इटली भी BRI से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटना चाहता है। यहाँ तक हंगरी के राष्ट्रपति ओरबान की बात है। नेटो के अंदर आपने लगातार सुना होगा कि उनकी आवाज जो है वो नेटो के, जो खासकर अमेरिकी, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस की जो आवाज है, उनसे राष्ट्रपति ओरबान की आवाज, बातचीत, नजरिया हमेशा यूक्रेन युद्ध को लेकर अलग रहा। तो एक तरह से नेटो में भी कुछ देश ऐसे हैं जो
अमेरिका की सोच से नहीं तालमेल बना पाते और अपनी बात अलग से कहना चाहते हैं। उसमें राष्ट्रपति ओबामा एक हैं, तो उनके वहां होने से मुझे लगता है कि इशारा इस तरफ भी देखा जा सकता है कि क्या वो नेटो से हटकर कुछ अलग रूस और चीन से अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो उनकी वहां उपस्थिति को दोनों तरह से देखा जा सकता है कि वो क्यों है उसमें, क्या वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ यूरोप का बढ़ता हुआ रुझान इसकी ओर इशारा करते हैं, या फिर वो इसकी तो और इशारा करते हैं कि वो एक खास देश हैं जिनकी हमेशा से आवाज अलग रही है। और जैसे मैंने कहा कि 16 देश पूर्वी यूरोप के ऐसे हैं जिनके साथ लगातार शिखर सम्मेलन होते हैं चीन के, और उनमें से काफी देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जुड़े हुए हैं। नेटो के देश और G7 के देश उसमें नहीं जुड़ना चाहते हैं। उनको उसमें लगता है कि कुछ परेशानियां हैं, कुछ तौर तरीके सही नहीं है, और उसमें भी इटली कुछ हद तक जुड़ा था। बातचीत हो रही है कि वो शायद उससे अपने आप को हटाना चाहता है। दूसरी बात कि बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस जो यूरोप के हैं, वो भी नाम के लिए चाहे उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ना कहीं पर, बहुत सा चीन का निवेश इन देशों में भी है, केवल उनका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं है। तो ये बहुत ही एक तरह से उलझा हुआ, एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फैलाव है, जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह फैलाया गया है। और मोटे तौर पर राष्ट्रपति पुतिन का बीजिंग में आना ये दिखाता है कि उनको आज अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की और अंतर्राष्ट्रीय पटस्थलों पर सम्मेलनों में नजर आने की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। और उनको लगा कि यहाँ जाने से चीन के दोस्तों में बैठकर उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, और शायद अपना कुछ हद तक हिस्सेदारी साझेदारी बनाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त आर्थिक प्रबंध उन पर लगे हुए हैं पश्चिमी देशों के, जिसके चलते काफी परेशानी भी उनको हो रही है। तो यहाँ भी उनको लगता है कि मौका मिल सकता है हिस्सेदारी साझेदारी बनाने का, ताकि आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, ताकि युद्ध में उनको बहुत ज्यादा चोट ना खानी पड़े अपनी तरफ से, ऐसा सोचते हैं वो। तो इसलिए उनका बीजिंग जाना जो है वो बिल्कुल अलग है, और मुझे नहीं लगता कि बीजिंग जाने से भारत को कोई वो नकारात्मक संकेत देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारत की सहमति से ही वो आज बीजिंग में होंगे। वन बेल्ट वन रोड के 10 बरस का हासिल क्या रहा, इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका किस तरह का असर रहा, यह भी समझना चाहिए। चीन का बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है वो एक कोशिश थी कि जितनी भी निवेश की परियोजनाएं चीन की थी वो पहले से चल रही थी, उनको एक बड़ा रूप दिया जाए, स्वरूप दिया जाए, एक दिशा निर्देश दिया जाए इन सभी परियोजनाओं को मिलकर। तो इसलिए उसका 2013 में नाम रखा गया। बहुत नाम भी बदले उसमें, पहले वन रोड वन बेल्ट कहा गया, फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया। हालांकि चीनी भाषा में वो आज भी उसको वन बेल्ट वन रोड ईताई लू कहते हैं, उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं वो कहते हैं। तो उसका जाहिर है कि यदि मान लें कि 1.5 खरब डॉलर के आसपास निवेश हो चुका है चीन का उसके अंतर्गत, तो बहुत से देशों में निवेश हुआ है। और जब इस तरह से बड़ा निवेश बहुत सारे देशों में होता है तो जाहिर है कि कुछ देश होते हैं जिनमें परेशानियां भी होती हैं, यहाँ निवेश नकारात्मक नतीजे निकालता है। इसमें आप अपने पड़ोस में पाकिस्तान और श्रीलंका में देख सकते हैं कि जितने बड़े निवेश हुए उनसे चीन को लाभ नहीं हुआ। तो 10 साल के बाद एक बहुत बड़ी सोच सामने आई चीन में कि क्या इस तरह का निवेश जो एक तरफा है वो ठीक है या नहीं है। तो उसके चलते अब कुछ नई चीजें भी निकली हैं 10 साल के बाद, जिनको राष्ट्रपति शी जिनपिंग ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के नजरिए से सामने लाए हैं। यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि केवल हम तकनीक का और वित्त का निवेश नहीं करना चाहते, पर जो ढांचा है, सोच है, जो तरीका है आपसी तालमेल बढ़ाने का, उसके क्या मापदंड हो, क्या तौर तरीके हों, उस पर भी वो एक तरह से नेतृत्व लेकर बड़ी सोच साझा करना चाहते हैं, और हिस्सेदारी उस एक तरह से नजरिए से बनाना चाहते हैं बहुत से देशों के साथ। उसमें भी बहुत से देश जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसके अब जो 10 साल बाद और दूसरी चीजें उसमें शामिल हुई हैं, उससे चीन का प्रभाव बढ़ा है पूरे विश्व में मोटे तौर पर। हाँ, बहुत से ऐसे भी उदाहरण हैं जहां चीन को नुकसान उठाना पड़ा है, परेशानी हुई है। तो ये लगातार ऐसे होता है जब भी कोई भी देश इस तरह से बड़ी शक्ति के नजरिए से उभरता है, तो जाहिर है कि उसको बहुत अवसर भी मिलते हैं, बहुत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ठीक उसी के चलते मुझे लगता है कि आज जो शुरू में
बहुत जोर शोर से एक तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो दौड़ लगी थी चीन से पूरे विश्व में, उसमें थोड़ा धीरे धीरे बदलाव आया है। अब वो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा इक्विटी एंड जस्टिस की भी कभी कभी बात करते हैं, कंसल्टेशंस की बात करते हैं, तो लगातार उसमें बदलाव भी आया है। और अब वो वित्त और तकनीक के हस्तांतरण से जो वहां निवेश करते थे, उससे हटकर मापदंडों पर, तौर तरीकों पर, क्या ढांचे होने चाहिए इस तरह के निवेश के, उस पर भी वो बातचीत करना चाहते हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।